हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। कल एक क्लास अपनी नहीं हो पाई एक दिन, ठीक है, थोड़ी तबीयत डाउन थी, तो आज अपनी क्लास करते हैं। लास्ट हमने बहते हुए जल या नदियों के अपर्दन चक्र के बारे में ही बताया था जो लास्ट क्लास अपनी हुई थी। तो ये उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो एक पहला पार्ट हो गया, अब आगे हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक गॉर्ज से गुजरती है? कौन सी एक नदी इनमें से गॉर्ज से गुजरती है? मैंने लास्ट क्लासों में इनके बारे में भ्रंश घाटियाँ हैं, गॉर्ज हैं, कैनियन हैं, उनके बारे में आपको बताया है। तो देखते हैं गॉर्ज क्या होता है। गॉर्ज, देखो जब नदी अपनी युवावस्था में अपना अपर्दन चक्र प्रारंभ करती है तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। वी आकार की घाटी का निर्माण करती है अपने अपर्दन चक्र के दौरान। और जब ये है आपकी वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, और जब यह घाटी बड़ी हो जाती है, जब यह घाटी बड़ी हो जाती है, यानी कि इसमें पार्श्विक अपर्दन स्टार्ट हो जाता है, वी से बड़ी हो जाती है, तो उसे पर कहते हैं गॉर्ज। ये हो गया आपका गॉर्ज। और जब गॉर्ज से भी बड़ी हो जाती है उसे कहते थे अपन कैनियन। तो ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि ये गॉर्ज से कौन सी नदी गुजरती है। अब मैंने आपको बेआकार की घाटी, उसका विस्तृत रूप गॉर्ज और उसका भी विस्तृत रूप कैनियन जो होता है उनके बारे में आपको बता दिया है। तो इनमें से देखते हैं। तो इनमें से देखो, ये गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी जब पूर्वी तट पर पहुंचती, भारत की एक नदी है, जब पूर्वी तट पर पहुंचती है तो आंध्र प्रदेश में पोलावरम के निकट एक जगह है पोलावरम, तो यहाँ पे गॉर्ज में बहती है या घाटी में बहती है, ठीक है। तो आपकी जो गोदावरी नदी है ये गॉर्ज में बहती है, और कहाँ पे बहती है? आंध्र प्रदेश में पोलावरम जगह है, वहाँ पे एक घाटी में या गॉर्ज के अंदर बहती है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी नदी बहती है गॉर्ज में? गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडिमेंट निर्माण संबंधित है। पेडिमेंट निर्माण संबंधित है यानी कि किससे संबंधित है? ये नदी क्रिया से है, वायु क्रिया से है, लहर क्रिया से है, या भूमिगत जल क्रिया से है। हमने 5 क्रियाओं के बारे में आपको बताया था, 4 तो ये हैं और एक हो जाएगा आपका नदी क्रिया, वायु क्रिया, हिमानी, एक हो जाएगा हिमानी। 5 चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अगर बात करें और लेबर असिस्टेंट की अगर बात करें तो उसमें आपको ये 3 दी हुई हैं, ऊपर वाली 3। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 3 दी हुई हैं, तो हम 3 के बारे में बात करेंगे। सॉरी, ये लहर तो नदी का ही रूप है, ये हिमानी और है इसमें, हिमानी, हिमानी, नदी और वायु, ये 3 दी हुई हैं। तो इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो बात करते हैं पेडिमेंट की। पेडिमेंट होता क्या है? पेडिमेंट होता है, देखो, जब शुष्क क्षेत्रों में तो वैसे सबसे ज़्यादा अपर्दन क्रिया पवन द्वारा होती है, लेकिन शुष्क क्षेत्रों में जब नदी द्वारा अपर्दन किया जाता है, शुष्क क्षेत्रों में जब नदी द्वारा अपर्दन किया जाता है तो कुछ कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर दिए जाते हैं, उसे कहते हैं अपन पेडिमेंट। शुष्क क्षेत्रों में नदी द्वारा
निर्मित स्थलाकृति, ठीक है, कहलाती है आपकी पेडिमेंट। और किसके द्वारा निर्मित होती है? तो नदी क्रिया द्वारा होती है, वो भी कहाँ पे? शुष्क क्षेत्रों में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नदी द्वारा पेडिमेंट का निर्माण होता है और कहाँ पे होता है? शुष्क क्षेत्रों में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी झील भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है? तो देखो, मैंने आपको भ्रंश घाटी के बारे में बताया है। क्या होती है भ्रंश घाटी? देखो, जब स्थल भाग पर स्थित भूपरपटी पर स्थित चट्टानें हैं, ठीक है, जब इनके बीच का भाग, एक चट्टान थी, ठीक है, बीच का भाग, ये दोनों स्थिर रह गए, और ये चला गया, इसमें हो गया धसाव, यानी कि नीचे ये चला गया। तो इससे जो घाटी का निर्माण हुआ है, ये है आपकी भ्रंश घाटी। यानी कि आंतरिक हलचलों के कारण जब एक भूभाग या एक स्थल खंड का बीच का भाग तो अंदर धस गया और आसपास के भाग स्थिर रह गए, तो उससे जिस घाटी का निर्माण होता है उसे कहते हैं अपन भ्रंश घाटी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कौन सी झील जो है वो भ्रंश घाटी में स्थित है। तो आपकी जो देखो, ये बेकाल झील है, बेकाल झील रूस में है, ये आपकी भ्रंश घाटी में स्थित है, ठीक है। तो बाकी टीटिकाका की बात करते हैं। सबसे ऊंची नौकागम्य झील है ये टीटिकाका झील। 4 झील अफ्रीका में है और विक्टोरिया झील भी अफ्रीका में है। तो यहाँ पे हमने बात की भ्रंश घाटी की, और कौन सी झील जो है भ्रंश घाटी में स्थित है वो है आपकी बेकाल झील। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न अपवाह प्रतिरूपों में से कौन गुंबदीय संरचना से संबंधित है? ठीक है, इनमें से कौन सा अपवाह प्रतिरूप है? वलयाकार दिया हुआ है, पादपाकार दिया हुआ है, जालीनुमा दिया हुआ है और परनुमा दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा जो है गुंबदीय संरचना से निर्मित है? गुंबदीय संरचना का मतलब है, देखो, किसी पहाड़ से या किसी पर्वत से नदियां निकलती हैं, या पर्वत मान सकते हैं, ठीक है, यहां से कोई नदियां निकलती हैं और जैसे यहां से कोई नदियां निकली, वो इसके चारों ओर घूम घूम के ऐसे नीचे उतरती हैं, ठीक है। ये कोई नदी है, ये आपका पर्वत है, वो एक पर्वत के चारों तरफ घूम घूम के नीचे उतरती है, तो वो गुंबदी संरचना है। और ये वलयाकार जो नदी क्रम है उससे संबंधित है, जो वलयाकार अपवाह तंत्र है उससे संबंधित है। गुंबदीय यानी कि किसी पर्वत से नदी निकली और पर्वत के ऊपर ही घूमते हुए, उसके चारों ओर घूमते हुए नीचे जब उतर रही है, तो उसे अपन कहेंगे वलयाकार प्रतिरूप। गुंबदीय संरचना किससे संबंधित है? वलयाकार प्रतिरूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थल रूपों में से कौन सा उत्पत्ति में बहुचक्रीय है? यानी कि जो स्थल रूप आपको दिए हुए हैं इनमें से बहुचक्रीय है। बहुचक्रीय का मतलब देखो कि जब नदी अपना अपर्दन चक्र पूरा कर लेती है, यानी कि कोई नदी अपने अपर्दन क्रिया को पूरा करने के बाद उसमें समुद्र तल में स्थैतिक परिवर्तन होने के बाद, समुद्र तल में परिवर्तन होने के बाद समुद्र तल में परिवर्तन होने के बाद जब नदी दोबारा
अपर्दन क्रिया प्रारंभ करती है, अपर्दन क्रिया प्रारंभ करती है, यह है आपकी बहुचक्रीय, और इसी को कहते हैं अपन नवोन्मेष, ये कहलाती है नवोन्मेष। ठीक है, बहुचक्रीय क्रिया क्या है? जब नदी एक बार अपर्दन चक्र उसका पूरा हो गया, लेकिन समुद्र तल में परिवर्तन हुए, उसमें ऋणात्मक या धनात्मक परिवर्तन हुए, और उसके बाद नदी जब दोबारा से अपर्दन क्रिया प्रारंभ कर देगी तो उसको अपन कहेंगे नवोन्मेष, और उसी को क्रिया को कहेंगे हम बहुचक्रीय। यानी कि एक चक्र पूरा होने के बाद दूसरे चक्र में नदी जब प्रवेश कर रही है तो वो हो जाएगी बहुचक्रीय। तो इनमें से कौन सा बहुचक्रीय क्रिया है? तो देखो, अधःकर्षित विसर्प जो है, अधःकर्तित विसर्प, अधःकर्तित विसर्प क्या होता है? विसर्प के अंदर एक विसर्प बन जाता है। यारडंग हमने पढ़े थे विसर्प नदी अपर्दन में, तो एक जो पुराना विसर्प है उसमें भी एक और विसर्प बन जाए तो उसे कहेंगे हम अधःकर्तित विसर्प। जैसे एक विसर्प है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, यारडंग जो है लहरदार लहरनुमा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं पवन द्वारा, उसे कहते हैं अपन यारडंग। और हिमगह्वर है जो हिमानी निर्मित स्थलाकृति है। तो अधःकर्तित विसर्प हो गया, देखो नेक पॉइंट हो गया, वेदिका हो गई, नदी वेदिका, ठीक है। तो ये कुछ स्थलाकृति हैं जो नवोन्मेष के द्वारा निर्मित होती हैं, किसमें? नदीय भाग में, नदी द्वारा निर्मित हैं। तो अधःकर्तित विसर्प आपकी एक बहुचक्रीय प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला है, निम्न में से किस युग्म का सही सुमेल नहीं है? यानी कि इनमें से जो दिया हुआ है उनमें से कौन सा इसका सही सुमेल नहीं है? तो देखो, मृदा सर्पण, मृदा सर्पण उत्तल ढाल से ही होता है। मृदा सर्पण उत्तल ढाल, देखो ढाल एक तो सीधा खड़ा नुमा ढाल होता है, देखो सीधा खड़ा ढाल है ये होगा उत्तल ढाल। और ये जो धीमा ढाल है इसे अपन कहते हैं अवतल ढाल। तो मृदा सर्पण होगा वो उत्तल ढाल से ही होगा। तुषार क्रिया, तुषार क्रिया देखो एक अपर्दन की क्रिया है जो कि गोलीय भग्नाश्म राशि के द्वारा होती है। तो ये गोलीय भग्नाश्म राशि के द्वारा नहीं होती है तुषार क्रिया। तुषार क्रिया में क्या है? एक रासायनिक क्रिया है जो जल के संपर्क से चट्टानों में विखंडन होता है। जल के संपर्क से चट्टानों में एक रासायनिक क्रिया से विखंडन होता है, वो कहलाती है आपकी तुषार क्रिया। पराभूमि स्खलन की बात करें तो वो अवतल ढाल से होगा, जो ये आपका अवतल ढाल दिखाया हुआ है। जलप्रपात की यदि बात करें, देखो यहाँ से कोई नदी आ रही है, यहाँ से कोई नदी, और सीधे ढाल से जब नदी नीचे गिरती है तो उसे कहते हैं अपन जलप्रपात। और जलप्रपात के नीचे इस जल के गिरने से एक कुंड का निर्माण होता है, उसे कहते हैं अपन गोता कुंड। ठीक है, तो ये है आपका जलप्रपात, और ये है आपका गोता कुंड, जो कि जलप्रपात के जल गिरने से एक गड्ढे का निर्माण होता है, उसे कहते हैं अपन गोता कुंड। तो इसमें राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुषार क्रिया की बात कर रहा है, तो तुषार क्रिया को गोलीय भग्नाश्म राशि के द्वारा नहीं, इसका निर्माण एक रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के मोड़ों के अवतल किनारों के अपर्दन से निम्न में से किस स्थल रूप का निर्माण होता है? नदी के अवतल किनारे को देखो, नदी के दो किनारे होते हैं, उत्तल किनारा और अवतल किनारा। उत्तल किनारे पर नदी अपर्दन करती रहती है, और उसे अपर्दन के उत्तल किनारे से जो अपर्दन होता है उससे जो पदार्थ प्राप्त होता है, या बोलें नदी जब
उत्तल किनारे से कटाव करती है और उससे प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ बोल लो पदार्थ को अवतल किनारों पर जमा करती है। ठीक है, दो प्रकार के किनारे होते हैं। उत्तल किनारा, उत्तल किनारे का अपरदन करती है और उस अपरदन से प्राप्त जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसे कहाँ पे जमा करती है? अवतल किनारे पर। तो बात करते हैं कि अवतल किनारों के अपरदन में निम्न में से किस स्थल का रूप का निर्माण होता है? अधःकर्तित विसर्प। तो अधःकर्तित विसर्प के बारे में अभी हमने बात की थी। अधःकर्तित विसर्प एक नवोन्मेष की प्रक्रिया है। नदी में जब नवोन्मेष आता है तब इस स्थल रूप का निर्माण होता है नवोन्मेष के द्वारा। वी आकार की घाटी की यदि बात करें तो वी आकार की घाटी का जो निर्माण होता है वो नदी की युवावस्था के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में ही होता है। जब नदी अपनी घाटी का निर्माण करती है तो सबसे पहले वी आकारी घाटी का निर्माण होता है। क्षिप्रका की यदि बात करें तो ये झरने का छोटा रूप है। ठीक है, झरने का छोटा रूप ही कहलाता है आपका क्षिप्रका। और अंतर्ग्रंथित पर्वत स्कंद है, ये हिमानी में अपन पढ़ेंगे अंतः ग्रथित पर्वत स्कंद के बारे में। तो आपका आंसर होगा इसमें अवतल किनारों पे अपरदन से निम्न में से स्थल रूप का निर्माण होता है वो होता है अधःकर्तित विसर्प का। ठीक है, जो कि नवोन्मेष के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, अधःकर्तित विसर्पों का निर्माण होता है। अधःकर्तित विसर्पों का निर्माण होता है यानी कि अधःकर्तित विसर्पों का निर्माण किस कारण से होता है इनमें से। ठीक है, अधःकर्तित विसर्पों के बारे में मैंने आपको बताया, नवोन्मेष से निर्मित प्रक्रिया है। नदी के से निर्मित स्थलाकृति। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होता है? आर्द्र जलवायु के कारण? जी नहीं, जलवायु के कारण नहीं होता है। स्थल अवतलन के कारण, नवोन्मेष के कारण, सरिता प्रवाह के कारण। तो मैंने बताया कि किस प्रकार की क्रिया नवोन्मेष से संबंधित स्थलाकृति है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। अधःकर्तित विसर्पों का निर्माण होता है नदियों में आने वाले नवोन्मेष के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मिस्र में नील नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? तो मैंने नदियों के डेल्टा के बारे में भी आपको बताया था, एक दो डेल्टा के बारे में बताया था। एक तो होता है चापाका डेल्टा, एक होता है पक्षीपंजा का डेल्टा, ज्वार नदमुख, अग्रवर्ती डेल्टा। देखो इनके बारे में बात करते हैं। चापाका डेल्टा की यदि बात करें तो नदी समुद्र में गिरने से पहले एक चापनुमा आकृति का निर्माण करती है। ठीक है, ऐसे आगे कई शाखाओं में बढ़ जाएगी और अपने जो साथ तलछट बहाकर लाती है उसे यहाँ पर जमा कर देगी। गिरने से पहले अपने साथ तो तलछट बहाकर लाती है उसको यहाँ पे इस क्षेत्र में जमा कर देती है और इस डेल्टा का निर्माण होता है, उसे अपन कहते हैं चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा में यदि बात करें तो आपकी गंगा नदी है, आपकी नील नदी है, ये सभी चापाकार डेल्टा का निर्माण ही करती हैं। ऑप्शन ए आपका चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है कौन सी? नील नदी, यमुना नदी, गंगा नदी जो भी हैं। बात करते हैं अग्रवर्ती डेल्टा। अग्रवर्ती डेल्टा यदि होता है उसका विस्तार हो रहा है, यानी कि नदी उस डेल्टा का विस्तार आज भी बढ़ रहा है, यानी ऐसा डेल्टा जो आज भी, ऐसा डेल्टा जिसका निर्माण या जिसकी वृद्धि आज भी हो रही है वो कहलाता है आपका अग्रवर्ती डेल्टा। पक्षीपंजा का डेल्टा के बारे में बात की थी मैंने। पक्षीपंजा का डेल्टा होता है नदी समुद्र में गिरने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है, कई शाखाओं में बढ़ जाती है और ऐसा वो देखने में प्रतीत होता है पक्षी के पंजे की तरह।
तो मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में अपन ने बात की थी कि मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है यूएसए की, वो पक्षीपंजा का डेल्टा का निर्माण करती है। बात करते हैं ज्वार नदमुख की। ज्वार नदमुख डेल्टा एक इस प्रकार का डेल्टा होता है कि ऐसी नदियां जो अपनी कटाव प्रक्रिया को या अपर्दन क्रिया को पूरी कर चुकी हों और अपने आधार तल को प्राप्त हो चुकी हैं। और आधार तल को प्राप्त होने का मतलब है कि वो अब आगे कटाव नहीं कर सकती। वो नदियां अपने साथ तलछट बहाकर नहीं ले जाती हैं और जाके सीधे समुद्र में गिरती हैं। ठीक है, अपने साथ जब कटाव प्रक्रिया ही पूरी हो गई उनकी, तो तलछट नहीं होगा उनके बहाव में, और तलछट नहीं होगा तो वो जमा क्या करेंगी ले जाके, इसलिए वो कुछ जमा नहीं करती, सीधे समुद्र में जाके गिरती हैं। तो ऐसे डेल्टा को अपन कहते हैं ज्वार नदमुख डेल्टा। आपकी नर्मदा ताप्ती जो नदियां हैं भारत की, वो ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो मिस्र में नील नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? चापाकार डेल्टा। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी नदी, कौन सा इनमें से नदी पुनर्युवन का कारण नहीं है? यानी कि नदी में पुनर्युवन, यानी कि नदी जब दोबारा अपनी कटाव की प्रक्रिया, अपर्दन प्रक्रिया चालू करती है या स्टार्ट करती है, उसमें से इनमें से कौन सा उसका कारण नहीं है? तो जलवायु की बात करें तो जलवायु परिवर्तन यदि होगा तो नवोन्मेष की प्रक्रिया होती है। नदी में जल की कमी और नदी में नदभार की कमी और समुद्र तल में परिवर्तन। तो देखो, इसका जलवायु के द्वारा परिवर्तन प्रभाव पड़ता है नवोन्मेष पर या पुनर्युवन पर, और नदभार में कमी यदि आती है तो भी प्रभाव पड़ता है, और समुद्र तल में यदि परिवर्तन होता है, समुद्र तल में परिवर्तन को अपन कह सकते हैं सुस्थैतिक परिवर्तन। सुस्थैतिक परिवर्तन। सुस्थैतिक परिवर्तन का मतलब यह है कि बिना किसी आंतरिक हलचल के समुद्र तल में परिवर्तन हो जाना। ये भी दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक परिवर्तन यानी कि समुद्र तल नीचे चले जाना, धंस जाना, और धनात्मक परिवर्तन समुद्र तल का ऊपर उठ जाना। तो ये है आपके सुस्थैतिक परिवर्तन। तो इनमें से तीन चीज़ें हैं, जलवायु और नदी में नदभार की कमी, यानी कि नदी में जो तलछट साथ में जाती है उसकी कमी, और समुद्र तल में परिवर्तन। ये तीनों चीज़ें पुनर्जीवन का कारण हैं। और जल में नदी जल में कमी, नदी में जल की कमी इसका कारण नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नदी में जल की कमी। नेक्स्ट, यदि बहती हुई नदी का वेग दोगुना हो जाए तो नदवार उठाने की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी? नदवार उठाने की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था, एक गिलबर्ट का नियम बताया था, लास्ट की क्लासों में हमने इसके बारे में बात की थी। गिलबर्ट का नियम, गिलबर्ट की छठी शक्ति का नियम हमने उसको बोला था। इसमें इन्होंने बताया था, गिलबर्ट महोदय ने, कि यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि नदी जिस वेग से बह रही है उस वेग को यदि डबल बढ़ा दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो उसकी जो अपर्दन शक्ति है, अपर्दन शक्ति उसकी 4 गुनी हो जाएगी, अपर्दन शक्ति 4 गुनी हो जाएगी, और उसकी परिवहन जो शक्ति है, यानी कि तलछट को ले जाने की शक्ति है, वो 64 गुना हो जाएगी। तो देखते हैं नदवार उठाने की, देखो नदवार उठाने की क्षमता की बात कर रहा है, परिवहन क्षमता की यहाँ पे बात कर रहा है। तो परिवहन क्षमता कितनी बढ़ जाएगी? 64 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। गिलबर्ट महोदय का छठी शक्ति का नियम है, इसके द्वारा यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो भार उठाने की क्षमता या परिवहन क्षमता नदी की कितनी हो जाती है? 64 गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपर्दन का सामान्य चक्र होता है, यानी कि अपर्दन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है? तो यहाँ पे अपर्दन के सामान्य चक्र की बात करें तो नदी द्वारा अपर्दन चक्र जो है, इसको हमने सामान्य चक्र के बारे में माना है, क्योंकि नदी ही सबसे अच्छे स्तर पे अपर्दन करती है, इसलिए हमने नदी द्वारा अपर्दन चक्र को अपर्दन का सामान्य चक्र माना है। यही अपनी सारी अवस्थाओं से और सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए नदी अपने अपर्दन चक्र को पूरा करती है, इसीलिए हमने नदी अपर्दन चक्र को सबसे महत्वपूर्ण माना है और सामान्य अपर्दन चक्र को माना है इसको अपर्दन का।
तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अपर्दन सभी करते हैं, पवन द्वारा भी होता है अपर्दन, हिमानी द्वारा भी होता है अपर्दन, नदी द्वारा भी अपर्दन होता है, लेकिन महत्वपूर्ण सब इन सब में महत्वपूर्ण है नदी। तो हमने नदी द्वारा अपर्दन चक्र को सामान्य चक्र माना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सॉरी, नदी अपर्दन के चक्र के अंतर्गत विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। नदी अपर्दन के चक्र के अंतर्गत यानी कि नदी अपर्दन के द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण करती है उनके क्रम के हिसाब से हमको यहाँ पे मिलान करना है। तो पहला है तंग घाटी। तंग घाटी से मतलब है आप वी आकार की घाटी ले सकते हैं, गोर्जिया कैनियन भी मान सकते हैं। बाढ़ीय मैदान, तंग घाटी के बाद बाढ़ का मैदान का निर्माण होता है, चलो यहाँ तक सही है। तलछट मैदान, उसके बाद तलछट मैदान है, फिर है डेल्टा। तो तंग घाटी, बाढ़ मैदान, तो ये तलछट मैदान बाद में है, बाद में दे रखा है यहाँ पे, वो आता है पहले। तो तंग घाटी, तलछट मैदान, बाढ़ मैदान और डेल्टा, ये आपका सही है ऑप्शन बी। पहले तंग घाटी या बियाकारी घाटी, गोर्ज कैनियन जो भी है वो बनेगा सबसे पहले। उसके बाद जो तलछट है, पर्वत पदीय क्षेत्रों में जब नदी नीचे उतरती है तो तलछट अपने साथ ले जाती है, उसको जमा करती है बड़े बड़े पत्थरों को, जिनको हम भावर या तराई के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये तलछटी मैदान बन गया। उसके बाद जब मैदानी क्षेत्रों में नदी जाती है तो वहाँ पे बाढ़ के द्वारा मैदानों का निर्माण होता है, उससे अपन बाढ़ीय मैदान कहते हैं। और फिर उसके बाद नदी समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है, उसे अपन डेल्टा कहते हैं। तो बी ऑप्शन है आपका राइट आंसर। पहले तंग घाटी बनेगी, उसके बाद तलछटी मैदान बनेगा, फिर बाढ़ीय मैदान बनेगा और फिर डेल्टा। तो बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इनमें से गलत कथन हमको छांटना है। सही नहीं का मतलब है गलत। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सही नहीं है, सही है, ठीक है। अगला है, जे.डब्ल्यू. पॉवेल ने आधार तल की संकल्पना अभिग्रहित की थी। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं। आधार तल के बारे में हमने बताया था, बेस लेवल। बेस लेवल के बारे में पॉवेल ने ही बताया है, 1875 में इन्होंने बेस लेवल की संकल्पना दी थी, और ये बात सही है आपकी पहली। दूसरा है, एक नदी के लिए गहरी होती घाटी की अधिकतम अधोमुखी सीमा को इसका आधार तल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि नदी जब अपना कटाव प्रारंभ करती है, अपर्दन करती है, अपर्दन की क्रिया करती है, तो वो अधिकतम सीमा जो होती है, यानी कि उसकी कटाव की, अपर्दन की अंतिम सीमा जब पहुंच जाती है नदी की, उसी को अपन बेस लेवल कहते हैं। ये भी सही है, पहला सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है, मृत सागर चरम आधार तल का उदाहरण है। मृत सागर चरम आधार तल का उदाहरण है, ये भी आपका सही है। जो आपका मृत सागर है वो आधार तल, चरम आधार यानी कि आधार तल का बेस लेवल का ही वो उदाहरण है। उसका तल जो है मृत सागर का, वो बेस लेवल है, यानी कि आधार तल पर पहुंच चुका है। अगला है, यथार्थ में मंद ढाल वक्र आधार तल के होते हैं। अभी मैंने आपको दोनों तलों के बारे में बताया था, उत्तल और अवतल, दो तल हैं। उत्तल जो होता है वो तीव्र ढाल वाला होता है, और अवतल जो होता है वो मंद ढाल वाला होता है। यहाँ पे मंद ढाल यानी कि मंद ढाल बात कर रहा है, यानी कि अवतल की। मंद ढाल वक्र आधार तल हो सकता है, और वक्र की बात कर रहा है यानी कि सीधा। तो अवतल जो होता है उसका वक्र सीधा नहीं होता है, वो धीमा होता है। तो यहाँ पे ये आपका गलत है, क्योंकि मंद ढाल वक्र नहीं होता, वो सीधा होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 सही हैं। जे.डब्ल्यू. पॉवेल ने आधार तल की संकल्पना दी है, और नदी तल के लिए गहरी जो अंतिम सीमा होती है, अधिकतम कटाव की सीमा होती है, उसी को अपन आधार तल कहते हैं। मृत सागर की बात करें तो चरम आधार तल का उदाहरण है, लेकिन यथार्थ में मंद ढाल वक्र आधार तल हो सकता है। तो वक्र आधार तल नहीं होता, वो कैसा होता है, सीधा आधार तल होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला है ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख एस्चुरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब नदी समुद्र तल में गिरने से पहले
अपने साथ ले जाएगी, तलछट को जमा करती है, उसे तो अपन कहते हैं डेल्टा। लेकिन जब नदी अपने साथ कुछ बहाकर, तलछट को बहाकर नहीं ले जाती, यानी कि वो अपने आधार तल को प्राप्त हो चुकी है, कटाव करने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो अपने साथ बहाकर कुछ नहीं ले जाती है और बजाकर सीधे नदी में गिरती है, समुद्र में गिरती है, उसे अपन कहते हैं ज्वार नदमुख या एस्चुरी। तो भारत की हमने दो नदियों के बारे में बात की थी, नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन दी हुई है आपकी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नर्मदा और ताप्ती निर्माण करती हैं किसका? ज्वार नदमुख का। अगला है जलीय चक्र के अंतिम चरण में किस भूआकृति का जन्म होता है? यानी जल चक्र का अंतिम चरण जब होता है, यानी कि कटाव की अंतिम अवस्था में नदी पहुंच जाती है, वृद्धावस्था में जब नदी पहुंच जाती है, तो सबसे अंत में किसका निर्माण होता है? तो अभी आपने एक क्वेश्चन में भी देखा था कि पहले वो बन रहा था सबसे पहले क्षिप्रिका, सबसे पहले गॉर्ज या कैनियन या घाटी बन रही थी, उसके बाद तलछट डेल्टा बन रहा था, तलछट डेल्टा, एक सेकंड, तलछट डेल्टा बन रहा था, और उसके बाद बन रहा था आपका बाढ़ीय मैदान बन रहे थे, और उसके बाद आपका बन रहा था डेल्टा। तो नदी गॉर्ज या कैनियन से स्टार्ट करती है, पर्वतपदीय क्षेत्रों में कुछ संरचनाओं का निर्माण करती है, फिर मैदानी भागों में, फिर अंत में जाके डेल्टा का निर्माण करती है, और डेल्टा के बाद नदी समुद्र में मिल जाती है। तो ये डेल्टा इसकी अंतिम भूआकृति है नदी चक्र की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला है स्थलाकृति, जो नदी अपर्दन एवं निक्षेप के सम्मिलित कार्यों से निर्मित होती है वह है। यानी कि नदी दो प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है, एक तो अपर्दन क्रिया द्वारा जो जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, और एक अपक्षयन द्वारा। एक तो मतलब अपर्दन या कटाव करके, फिर जो कटाव से जो अवशिष्ट या तलछट निकलती है उसको ले जाके जमा करके जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनको कहते हैं निक्षेपण। देखो, अपर्दन और निक्षेपण दो क्रिया हैं नदी की। अपर्दन में कटाव करती है, ठीक है, और निक्षेपण में कटाव के द्वारा जो तलछट ले जाती है उसका जमाव करती है। कटाव और जमाव तलछट का। तो इन दोनों के द्वारा जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो देखो, एक गोखुर झील का निर्माण होता है। मैंने गोखुर झील के बारे में आपको बताया है कि एक नदी बह रही है, देखो इस तरह से, ये एक नदी है, यानी कि सर्पिलाकार आकृति में नदी बह रही है। और जब ये नदी, देखो ये है आपका उत्तल ढाल, ये आपका उत्तल ढाल है, ठीक है। जैसे ही नदी यहाँ आएगी तो यहाँ पे करेगी अपर्दन, और यहाँ से ले जाकर जब यहाँ पहुँचेगी इस जगह पे करेगी निक्षेपण। ये है, देखो ये तो है उत्तल और ये है अवतल। इसमें जो उत्तल पार्ट है, इसका उत्तल भाग है, उत्तल किनारा है, उस पे से तो करेगी अपर्दन यानी कि कटाव, और आगे चल के जब अवतल ढाल है उस पे करेगी ये निक्षेपण यानी कि जमाव। इसके द्वारा धीरे धीरे ये जो नदी है यहाँ जमाव होता जाएगा तो ये नदी यहाँ जाके मिल जाएगी, यानी कि सीधा बहना स्टार्ट कर देगी नदी। और यहाँ पे जिस झील का निर्माण होगा उसे अपन कहेंगे ऑक्सबो झील या गोखुर झील, ठीक है। तो ये
निर्माण होता है अपर्दन और निक्षेपण क्रिया से गोखुर झील का, ऑप्शन बी। संरचनात्मक सोपान की यदि बात करें तो संरचनात्मक सोपान हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, जिसको हम हिमानी में आगे डिस्कस करेंगे। गोखुर झील का ये हो ही गया। डेल्टा नदी अपर्दन क्रम की आखिरी स्थलाकृति है जो तलछट को जमाव करती है, उसे कहते हैं डेल्टा। प्राकृतिक तटबंध की यदि बात करें, जब नदी अपने तटों पर बाढ़ के समय तलछट जमा करती है उससे जो स्थलाकृति बनती है उसे कहते हैं अपन प्राकृतिक तटबंध। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है ये एक स्थलाकृति है जो अपर्दन और निक्षेपण के सम्मिलित कार्यों से बनती है, उसको अपन कहते हैं गोखुर झील या ऑक्सबो झील। अगला है प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब, अभी मैंने प्राकृतिक तटबंध के बारे में बताया था, नदी अपने पार्श्विक किनारों पर जब तलछट जमा करती है तो उसे अपन प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। इनमें से कब बनती है? नदी अपनी तली को तीव्र गति से काटती है, नदी अपने किनारों को काटती है, नदी डेल्टा का निर्माण करती है, नदी बाढ़ का मालवा तटों पर जमा करती है। मैंने अभी आपको बताया था कि नदी जब अपने पार्श्विक किनारों पर मलबा या तलछट को जमा करती है तो उसे अपन कहते हैं प्राकृतिक तटबंध। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भूस्वरूप वयस्क अवस्था में पहुंच जाता है जब, यानी कि कोई भूस्वरूप है उसकी वयस्क अवस्था कब होगी जब, इनमें से ऑप्शन देखना है। हर ओर अवशिष्ट पहाड़ियाँ बिखरी दिखती हैं, जब हर ओर अवशिष्ट पहाड़ियाँ बिखरी दिखती हैं उसको कहते हैं अपन मोनोडोक, वो नहीं है ये। घाटियों के पार्श्व कटाव होने लगता है जी। देखो सबसे पहले वी आकार की घाटी बनती है तो नदियाँ अपनी इसको गहरा करती हैं, ऐसे गहराई बढ़ती जाती है नदी की, तो ये हो गया ऊर्ध्व कटाव, यानी कि नीचे गहराई में कटाव कर रही हैं। लेकिन जब यह स्वरूप वयस्क अवस्था में पहुंच जाता है तो नदियां गहराई की बजाय यहाँ कटाव स्टार्ट करती हैं, तो ये स्थलाकृति नीचे से चौड़ी होने लग जाती, कटाव ऐसे प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो पार्श्व कटाव यानी कि क्षैतिज कटाव जब स्टार्ट हो जाता है तो वो स्थलाकृति पहुंच जाती है किसमें? युवावस्था में। तो ऑप्शन होगा आपका घाटियों में पार्श्व कटाव होने लगता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। यानी कि पहले ऊर्ध्व कटाव होता है, यानी घाटियों को गहरा करती है नदी, फिर उसके बाद जब उसकी युवावस्था प्रारंभ हो जाती है तो घाटियों को चौड़ा करती है, उसे अपन कहते हैं पार्श्व कटाव यानी कि क्षैतिज कटाव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला है नदी की युवावस्था में, यानी कि नदी की युवावस्था में इनमें से आपको ऑप्शन देखना है। ढाल खड़ा किंतु वेग मंद होता है। जब नदी की युवावस्था है तो ढाल खड़ा होगा तो वेग मंद नहीं होगा, तो वेग कैसा होगा? तीव्र होगा। जब उसके ढाल खड़े हैं तो वेग कैसा होगा? तीव्र। ढाल खड़ा और घाटी का गहराईकरण, हाँ ढाल खड़ा होता है और घाटी को गहरा करती है नदी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये भी बताई है ये चीज। ये आपका सही है पहला, यानी दूसरा, पहला गलत है दूसरा सही है। घाटी पार्श्व मंद ढाल होता है, घाटी पार्श्व मंद ढाल होता है, ये गलत है। घाटी जो पार्श्व होता है मंद नहीं होता है, वो तीव्र होता है। ये घाटी है माटी नहीं, ठीक है। घाटी पार्श्व खड़े ढाल वाले और उन्नतोदर होते हैं। घाटी के पार्श्व जो किनारे जो होते हैं वो खड़े ढाल वाले होते हैं और उन्नतोदर यानी कि बढ़ते हुए होते हैं, तो ये आपका सही है। तो पहला गलत है, ढाल खड़ा किंतु वेग मंद, लेकिन इसमें ढाल खड़ा होता है वेग भी तीव्र होता है। ढाल खड़ा और घाटी का गहराईकरण अधिक होता है, बिल्कुल सही है। घाटी पार्श्व मंद ढाल वाले होते हैं, घाटी पार्श्व जो होते हैं तीव्र ढाल वाले होते हैं, ये भी गलत है। घाटी पार्श्व खड़े ढाल वाले और उन्नतोदर होते हैं, ये सही है। तो आपका दूसरा और चौथा सही है, तो दूसरा चौथा किसमें है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा भूआकार नदी अपने प्रवाह मार्ग में नहीं बनाती है? यानी कि इनमें से कौन सा भूआकार है जो नदी अपने प्रवाह मार्ग में नहीं बनाती है? देखिए डेल्टा है, तो डेल्टा का सबसे अंतिम निर्माण होता है जब समुद्र में गिरने से पहले तलछट को जमाव करती है, तो डेल्टा का निर्माण होता है। पेडिमेंट है, तो पेडिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये शुष्क क्षेत्रों में स्थलाकृति है। शुष्क क्षेत्रों में जब नदी कटाव करती है
तो उससे जो स्थलाकृति बनती है उसे अपन पेडिमेंट कहते हैं। जलप्रपात की बात करें तो जलप्रपात जब नदी पर्वतों से मैदानी क्षेत्रों में नीचे उतरती है तो उसे झरना कहते हैं। नदी विसर्प की बात करें तो नदी विसर्प मैदानी क्षेत्रों में बनता है। जब नदी की गति मंद हो जाती है और अवशिष्ट बढ़ जाता है तो नदी की गति थोड़ी धीमी हो जाती है और सर्पलाकार रूप में बहने लगती है, उसे अपन कहते हैं नदी विसर्प। तो यहाँ पे पेडिमेंट जो है ये नदी अपने प्रवाह मार्ग में नहीं बनाती है, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्रों में स्थलाकृति बनती है नदी के द्वारा, उसे अपन कहते हैं पेडिमेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी का उदाहरण है? देखो नदियां दो प्रकार से अपन कह सकते हैं पूर्वगामी नदियां। वे नदियां जो पहले जिस मार्ग में बहती थी अभी भी उसी मार्ग में बहती हैं, उनको अपन कहते हैं पूर्वगामी नदी। पूर्वगामी नदी का मतलब है जो नदियां पहले जिस मार्ग में बहती थी और उत्थान होने के बाद और मार्ग में उत्थान होने के बाद भी उसी मार्ग में बहती हैं, उनको अपन कह लेते हैं पूर्वगामी नदी। यानी कि पहले जहाँ बहती थी वहीं बहती हैं, उनके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं आया है, भले ही उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्थान या अधोगमन हो गया हो। तो ऐसी एक नदी है यमुना नदी, सतलज नदी। सतलज नदी अपने पुराने ही मार्ग में बहती है, उसके आसपास हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया है, लेकिन उसकी जो घाटी है वो उसी घाटी में बहती है आपकी सतलज नदी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये हिमालय के निर्माण से पहले बहती थी और हिमालय का निर्माण भी उसी मार्ग में बह रही है निर्माण के बाद भी। अगला है अधःकर्तित विसर्पों की उपस्थिति सूचित करती है कि क्षेत्र ने अनुभव किया है। अधःकर्तित विसर्पों की उपस्थिति, देखो अधःकर्तित विसर्पों के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि नवोन्मेष के कारण इनका निर्माण होता है। नवोन्मेष या पुनर्यौवन कह सकते हैं, या पुनर्यौवन। कह सकते हैं। तो उपस्थिति सूचित करती है कि क्षेत्र ने अनुभव किया है भ्रंशन यानी कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, एक दरार को सीमा बनाते हुए जब दो प्लेटें दूर हटती हैं तो उससे निर्मित जो स्थलाकृति होती है उसे अपन कहते हैं भ्रंशन। यौवन नहीं है, पुनर्यौवन है, ठीक है। भूतकाल में हिमानीकरण को, सुस्थितिक परिवर्तनों को। देखो सुस्थितिक परिवर्तन के कारण ही आता है पुनर्यौवन भी। तो यदि अधःकर्तित विसर्पों का वहाँ पे उपस्थिति है तो उस क्षेत्र ने क्या अनुभव किया होगा? पुनर्यौवन अनुभव किया होगा, यानी कि नदी में पुनर्यौवन आया होगा यदि वहाँ पे अधःकर्तित विसर्पों का निर्माण हुआ है तो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपर्दन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अवनयन या रिमूवल कहलाता है। अपर्दन की प्रक्रिया में विलयन के द्वारा पदार्थ का अवनयन या रिमूवल कहलाता है। देखो जब नदी बहती है तो नदी जल जो चूनायुक्त चट्टानें हैं उनके घुलन से, चूनायुक्त चट्टानों में जो चूना घुलकर निकलता है नदी, देखो एक बार अवनयन के बारे में बात करते हैं। जब नदी चूना युक्त क्षेत्रों में बहती है तो चट्टानों से चूने को बहाकर, चट्टानों से चूने को घुलकर
अपने साथ मिला लेती है। अपने साथ मिला लेती है, इसी को अपन संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। जब नदी चूने के क्षेत्रों में बहती है तो चट्टानों से चूने को घुलाकर अपने साथ मिला लेती है, तो उसी को कहते हैं अपन संक्षारण। और अवनयन कह सकते हैं या रिमूवल भी कह सकते हैं। तो इसमें है आपका संक्षारण। अब देखो अपघर्षण की यदि बात करें, अपघर्षण से मतलब है जब नदी अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को बहाकर लाती है तो वो सतह के साथ घिसते हुए चलते हैं। ठीक है, सतह के साथ घिसते हुए यानी घर्षण करते हुए चलते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं अपन अपघर्षण। उससे भी अपरदन होता है, जब कंकड़ पत्थर सतह के साथ घिसते हुए चलेंगे तो कुछ तो अपरदन करेंगे, सतह को काटेंगे, उसे कहते हैं अपन अपघर्षण। फिर ये जो कंकड़ पत्थर हैं नदी में, ये आपस में रगड़ के द्वारा जो अपरदन करते हैं उसे कहते हैं अपन सन्निकर्षण। और ये आपका संक्षारण। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, गोखुर झील की स्थलाकृति निर्मित होती है। गोखुर झील के बारे में मैंने आपको बताया है कि नदी अपनी वृद्धावस्था में उसकी गति कम हो जाती है नदी की, और उसमें तलछट की वृद्धि यानी तलछट बढ़ जाती है, तो सर्पलाकार रूप में बहने लगती है। नदी गति मंद और तलछट की मात्रा बढ़ जाती है, तो नदी में क्या है, सर्पलाकार रूप में नदी बहने लगती है। और सर्पलाकार रूप में बहते बहते नदी एक सीधे मार्ग में बहने लगती है। जैसे पहले यहाँ होके बह रही थी, लेकिन जब तलछट जमाव के कारण, जैसे यहाँ पे इसने तलछट जमा हो गया, ये बढ़ गया, तो यहाँ से फिर ये नदी सीधा बहना स्टार्ट कर दिया ऐसे। और यहाँ पे जो भाग बचा, ये जो भाग बचा, इसकी बनावट गाय के खुर के समान होती है, इसलिए इसे कहते हैं गोखुर झील। ठीक है, अब देखते हैं, युवावस्था में नदी के कटाव से, नदी द्वारा परिवहन की क्रिया से, प्रौढ़ावस्था में नदी के कटाव से, वृद्धावस्था में नदी के निक्षेपों से। तो मैंने आपको बताया था कि नदी अपनी वृद्धावस्था में जब उसमें उसकी गति मंद हो जाती है और तलछटों की मात्रा बढ़ जाती है तो सर्पिलाकार आकार में बहने लगती है। तो वृद्धावस्था में जब अपने तलछट को जमाव करते हुए रास्ता सीधा हो जाता है, देखो यहाँ पे बताया था पहले सर्पिलाकार आकार में बह रही है, फिर तलछट के जमाव के कारण ये सीधे बहने लग जाती है। जो इसका प्रत्यक्त क्षेत्र होता है, यानी कि इस क्षेत्र को इसने छोड़ दिया, इस क्षेत्र को अपन गोखुर झील कहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला है, जब एक नदी मार्ग वास्तविक एवं मूल ढाल का अनुसरण करता है तो उसे कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको नदियों के बारे में बताया था, अनुवर्ती परवर्ती। यहाँ भी देखते हैं, बात कर रहा है जब एक नदी मार्ग वास्तविक एवं मूल ढाल का अनुसरण करता है, जो ढाल के अनुसार नदी बह रही है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? देखो उसे तो कहते हैं अपन अनुवर्ती नदी। जो नदी ढाल के अनुसार बह रही है, ठीक है, उसे कहेंगे अनुवर्ती नदी। अब देखते हैं, जैसे ये ढाल के अनुसार बह रही है तो इसको तो कहेंगे अपन अनुवर्ती नदी। ठीक है, अब है परवर्ती। जब इस नदी में एक इसकी सहयोगी नदी है जिसको हम सहायक नदी कहते हैं, इसमें समकोण पर आके मिलती है, उसे कहते हैं अपन परवर्ती नदी। अगला है नवानुवर्ती नदी। नवानुवर्ती नदी है जो ढाल के अनुरूप बहते हुए इसकी सहायक नदी में आके मिलती है, उसे कहते हैं अपन नवानुवर्ती नदी। और अगला है प्रत्यानुवर्ती नदी, जो
विपरीत ढाल पे बहते हुए, ढाल के विपरीत बहते हुए, ढाल के विपरीत बहते हुए और अनुवर्ती नदी में आके मिलती है। ठीक है, उसे कहेंगे अपन प्रत्यानुवर्ती नदी। इन चीज़ों के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे आपकी जो टॉपिक की क्लासेज होंगी उनमें। तो हमने देखो अनुवर्ती जलधारा के बारे में देखा। अनुवर्ती नदी है वो ढाल के अनुरूप बहती है। ठीक है, परवर्ती धारा नदी जो है, जो अनुवर्ती नदी की सहायक नदी है, उसमें समकोण पे आके मिलती है, उसे कहते हैं अपन परवर्ती नदी। और नवानुवर्ती नदी की बात यदि करें, एक सहायक नदी है जो ढाल के क्रम के अनुसार बहती हुई उस सहायक नदी यानी परवर्ती नदी में मिलती है, उसे अपन नवानुवर्ती नदी कहते हैं। और जब एक नदी ढाल के विपरीत बहती हुई अनुवर्ती नदी में जाके मिलती है तो उसे अपन कहेंगे प्रत्यानुवर्ती नदी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री जल से जब नदी का जल अधिक घना होता है तो पक्षी पंजा डेल्टा बनता है। दूसरा है ज्वार नदमुखी डेल्टा हमेशा अर्ध शुष्क अथवा शुष्क प्रदेशों में बनते हैं। तो समुद्री जल में जब नदी का जल अधिक घना होता है तो पक्षी पंजाकार डेल्टा। देखो अधिक घना नहीं, कम गति होती है इसकी, और जो निक्षेपण है उसकी अधिकता होती है। तो जल अधिक नहीं होता है, यहाँ निक्षेपण की अधिकता होती है, निक्षेपों की अधिकता। तो पहला इसका गलत है कि समुद्री जल में जब नदी का जल अधिक घना होता है तो पक्षी पंजा का डेल्टा बनता है। जी नहीं, इसकी नदी का जो जल है उसमें गति उसकी कम होती है और निक्षेपों की अधिकता होती है तो पक्षी पंजा का डेल्टा का निर्माण होता है। क्योंकि निक्षेपों की अधिकता होगी तभी वह नदी कई शाखाओं में बटेगी, क्योंकि निक्षेप जम जाएंगे वहाँ पे, उसी कारण कई शाखाओं में बढ़ जाएगी और पक्षी पंजा का डेल्टा का निर्माण होगा। ज्वारनदमुख डेल्टा हमेशा अर्धशुष्क व शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों से कोई मतलब नहीं है ज्वारनदमुख का। किसी भी क्षेत्र में या किसी भी जलवायु में ये इनका निर्माण हो सकता है, तो ये भी आपका गलत है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई सही नहीं, यानी कि दोनों गलत हैं। नेक्स्ट जी, तो ये आपके क्वेश्चन थे नदी निर्मित या बहते हुए जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो आपकी पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति अपन कंप्लीट कर चुके हैं और बहते हुए जल यानी नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति ये आज कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम हिमनदी या हिमानी को लेंगे, उसके भी स्थलाकृतियों को डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको क्लासें उपयोगी लग रही हों या सही आपको कुछ मिल रहा हो इनसे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।